हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन अधिकार के लास्ट पार्ट में आप सब लोगों ने सुना कि रिया ने उसके सीने पर चुम्बन की बौछार कर दी थी। रिया ने नयन के चेहरे को फिर से अपने हाथों में थामा और उसकी आंखों में डूबती चली गई। नयन की पलकें हल्की सी कांपी, जैसे कोई गहरी कविता पढ़ी जा रही हो। उसने कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं आज तुम में खुद को ढूंढ लूं, बिना किसी डर के, बिना किसी सवाल के। नयन ने सर हिलाकर हामी भर दी। उसकी आंखों में विश्वास था और होठ पर वो मौन जो सिर्फ एक प्रेमी समझ सकता है। रिया ने बहुत सावधानी से नयन की शर्ट को उतारा और नयन ने रिया को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ये सूट तुम पर बहुत जच रहा है। हाँ, सूट? रिया ने कहा, दो आत्माओं का मिलन होना तो ऐसे ही होना चाहिए। और फिर शर्ट को एक तरफ फेंक दिया, किसी जल्दबाजी से नहीं, बल्कि उस श्रद्धा से जैसे कोई अपने ईश्वर के सामने पर्दा हटाता है। उसने नयन की पीठ पर हाथ रखा और उसे उसके सीने से लग गई। वह पीठ जो कई बार दुनिया के सामने खड़ी हुई थी, पर आज रिया के सामने पूरी तरह नर्म थी। रिया ने कहा, ये जो तुम इतने सच्चे, इतने असली हो ना, यही मेरी पूजा है। अब नयन की उंगलियां भी रिया की गर्दन पर घूम रही थी, जैसे कोई पथिक रास्ते को महसूस कर रहा हो, पहली बार छू रहा हो उस मंजिल को जिसने उसने सिर्फ चाहा था। शब्द नहीं थे, पर सांसें बोल रही थी। एक स्पर्श, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई दो आत्माओं को सिल रहा हो एक धागे में। रिया ने नयन को धीरे से पलंग पर लटाया, सर अपनी गोद में रखा और उसके माथे पर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम मेरे लिए कोई पहचान नहीं, एक एहसास हो जिसे मैं अपनी रूह के सबसे पास रखती हूँ। नयन ने रिया का हाथ पकड़ा, अपने दिल पे रखा और कहा, ये धड़कन अब तुमसे इजाजत नहीं, अधिकार मांगती है, बस तुम्हारा होने की, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होने की। रिया उसके सीने पर झुकी, धीरे धीरे चूमती चली गई। कोई वासना नहीं थी उस चुम्बन में, सिर्फ आवाज था, जैसे कह रही हो कि तुम जैसी भी हो मेरी हो, सिर्फ मेरी। रिया नयन के सीने से लगी हुई थी, उसकी उसकी सांसें उस पर फूलों की तरह बिखर रही थी। पर अचानक रिया ने महसूस किया कि नयन की उंगलियां उसके पीठ पर धीरे धीरे चल रही थी। वहां कोई शरारत नहीं थी, बस एक शांत आदर था, एक आराधना, जैसे कोई किसी देवी की मूर्ति को धीरे धीरे हाथों से गढ़ रहा हो। नयन धीरे से उसके कानों में फुसफुसाती है, तुम नहीं जानती रिया, तुम्हारी ये कोमलता, ये महकता सा बदन, ये मेरे लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये तो जैसे मेरी रूह की भूख है, जिसे तुम अपने हर स्पर्श से तृप्त करती हो। नयन ने रिया के बालों को एक तरफ किया और उसकी गर्दन के पीछे की ओर धीरे से अपनी उंगलियां फिराई, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, जैसे कोई वेद की पंक्तियां पढ़ रहा हो। और कहा, जब तुम मुझसे लिपटती हो ना, तो मुझे लगता है जैसे पूरी दुनिया ने मुझे स्वीकार कर लिया हो, जैसे मैं भी किसी स्त्री की हो सकती हूँ, तुम जैसी सुंदर स्त्री की। रिया की आंखों में नमी आ गई थी। ये इजहार, ये पूजा सा प्रेम उसने कभी सोचा नहीं था।
नैना उसकी हथेलियां अपने होठों से छू रही थी, एक श्रद्धा के भाव से। तुम्हारे ये हाथ कितने नाजुक हैं, फिर भी कितने मजबूत। इन हाथों ने मुझे टूटने से बचाया है रिया, टूटने से। रिया अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, वो बस सुन रही थी। और नयन की उंगलियां उसके शरीर के उन हिस्सों को छू रही थी जिन्हें अब तक किसी ने इतनी श्रद्धा से नहीं छुआ था, बिल्कुल भी श्रद्धा से नहीं। नयन ने धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हें देख सकती हूँ? पूरी तरह, बिना किसी डर या पर्दे के। रिया ने बिना कुछ कहे अपना दुपट्टा सरकाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, भरोसा था। नयन आगे झुकी पर हड़बड़ी नहीं थी, बस हर चीज को महसूस करने की एक गहरी तड़प थी। उसने रिया के कंधे पे हाथ रखा और ऐसे सहलाया जैसे कपड़े नहीं, उसके जज्बात उतार रही हो। बिल्कुल भी नहीं। फिर नैन ने उसके कानों के पीछे चूमा। एक हल्की सी कंपन रिया के पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने आंखें नहीं खोली, वो नैन के हर स्पर्श को अपने भीतर उतरने दे रही थी, जैसे कोई बारिश में खुद को भीगने दे। फिर उसने रिया के होठों को बहुत धीरे से चूमा, ऐसा नहीं कि कोई भूख हो, बल्कि जैसे किसी ग्रंथ को पढ़ रहा हो। रिया की सांसें अब गहरी हो रही थी, लेकिन वो अब भी थमी हुई थी। उसके लिए ये नया था कि कोई उसे इस तरह से छू रहा था जैसे वो बदन नहीं, कोई अस्तित्व हो, कोई अस्तित्व। रिया की आंखों से आंसू बह निकले थे। उनमें कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक सुकून था जो कभी किसी भी रिलेशनशिप में उसे नहीं मिला था। कमरे की नमी अब सांसों से भारी हो रही थी। रिया अब चुप थी, मगर उसकी आंखें बोल रही थी। नैन ने अपना माथा रिया की गर्दन से टिकाया। वहां की खुशबू नहीं, उसकी कहानी थी, एक धीमी सी तपिश। और फुसफुसाते हुए कहा कि तुम्हारे गर्दन की नर्म लकीरें जैसे किताब के वो पन्ने जिन्हें किसी ने कभी छुआ ही नहीं हो, आज मुझे उन्हें पढ़ने तो रिया। धीरे धीरे हर अक्षर को जीने दो। उसके चुंबनों की एक कतार बनाई, कान से नीचे कॉलर बोन से गुजरती हुई, उसके बारों पर झुकती हुई। वहां कोई उत्तेजना नहीं थी, बस एक मोहब्बत का समर्पण था जो एक स्त्री द्वारा दूसरी स्त्री को अपनी तरह समझने की कोशिश कर रहा था। नैन ने धीरे धीरे रिया की कमर तक अपनी उंगलियां ले जाई, ना झिझक ना जल्दबाजी, सिर्फ वो ठहराव जो इश्क में होता है। उसने रिया की कमर पर हाथ रखा जैसे कोई पवित्र चीज छू रही हो। कोई भूख नहीं थी, बस भरोसा। उसने अपने होठों को कमर की गोलाइयों पर टिकाया, धीरे धीरे हर बारीक जगह पर उसे चूमती गई। हर चुम्बन के साथ जैसे रिया का कोई जख्म पिघल रहा हो, जैसे कोई बर्फ थी जो वर्षों से जमी हुई थी और अब पिघल कर आंसुओं में बह रही थी। रिया कांप रही थी प्रेम से। उसकी उंगलियां नैन की पीठ में धंसती जा रही थी क्योंकि वो खुद को भी नहीं रोक पा रही थी। नयन अब नीचे झुकी उसकी नाभि के पास, एक ऐसा हिस्सा जिसे अक्सर शर्म और डर में ढका जाता है, मगर आज नयन ने उसे ऐसे चूमा जैसे वहां कोई मंदिर हो। धीरे धीरे नाभि से होते हुए रिया की जांघों पर अपने गाल रखती है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई वासना नहीं,
और बस एक लाइन बोलती है, मैं तुम्हें पाना नहीं चाहती, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। नयन ने जब रिया के जांघों पर गाल टिकाए तो कुछ देर यूं ही रुकी रही, जैसे वो थामना चाहती हो उस स्त्री की थकान जो बरसों से खुद से भी चुपती रहती है। रिया की सांसें भारी हो चुकी थी। एक ठंडी गर्म मिली जुली अनुभूति थी, जैसे कोई तूफान भी हो और शांति भी। नयन ने रिया की जांघों को दोनों हथेलियों से थामा, एक ऐसी पकड़ जिसमें जोर नहीं था, सिर्फ सेफ्टी थी। और फिर उसने अपने होठों को उस जगह की ओर सरकाया जहाँ स्त्रियां खुद को सबसे छुपाती हैं और कभी कभी वहीं सबसे ज्यादा टूटी होती हैं। नयन ने रिया के जांघों के बीच अपने होठ रखे, धीरे धीरे, बेहद सहीज कर। उसने वहां कोई अधिकार नहीं जताया, बस एक प्रार्थना की, जैसे कोई स्तुति हो। रिया कांप रही थी। नयन ने उस जगह पर झुककर एक चुम्बन दिया जहाँ औरत का जीवन चलता है। रिया ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। रिया का बदन कांप उठा था, उसके भीतर जैसे आत्मा की दीवारें पहली बार कांप उठी हो। रिया की पीठ धनुष से तनी, उसके होठों से दबी दबी सिसकानियां निकली, जैसे वो खुद को रोक भी रही थी और ढल भी रही थी। उसने एक हाथ से चादर मुट्ठी में जकड़ ली थी और दूसरे हाथ से नयन के बालों को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे कह रही हो, रुक मत, आज मुझे टूटने दे। उसके होठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, राहत के आंसू, जैसे किसी ने बरसों बाद इस तरह से उसे छुआ हो। जैसे कोई बांध टूट रहा हो, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। नयन ने जैसे ही उसके सबसे कोमल हिस्से को छुआ, रिया की पीठ एक झटके से ऊपर उठ गई। उसकी आंखें पल भर को पूरी खुली और फिर खुद ब खुद बंद हो गई। रिया ने अपने होठ खींचते हुए कहा, नयन रुको मत, मुझे अधूरा मत छोड़ना। उसके होठों से हाँफते हुए सिसकी निकली। उसने अपने दोनों पैर हल्के से समेट लिए, जैसे खुद को सेव करना चाहती हो, पर यह सेव करना नहीं था, ये उस तड़प का इजहार था जो कभी जुबान से निकली ही नहीं थी। उसके उबार उठ रहे थे, गिर रहे थे, हर स्पर्श पे एक नई बेचैनी, बस एक खुलता हुआ तूफान सा। उसकी रिया की देह हल्के झटके से कांपने लगी थी, सांसें अटक सी गई थी, धीरे धीरे एक लय में तेज होती चली गई। उसके उभारों का उतार चढ़ाव बढ़ चुका था, मानो हर सांस उसके भीतर कोई भंवर ले रही हो। जांघों से लेके उस कोमल हिस्से तक हर अंग में कुछ टूट रहा था और कुछ नया जुड़ रहा था। नयन ने एक बार अपने होठों को हटा हल्के से फिर से उस हिस्से पे रखा, ठीक जांघों के बीचों बीच। रिया का बदन जैसे दोबारा किसी बिजली की लहर से थरथरा उठा। उसकी उंगलियां चादर में धंस गई, पैरों की उंगलियां सिकुड़ गई और होठों से एक घुटी हुई आह निकली। नयन। उसका गला सूखने लगा था, पर उसका रोम रोम भीग रहा था। नयन का हर स्पर्श उसे गहराई में ले जा रहा था, वो गहराई जहाँ रिया ने कभी किसी को उतरने नहीं दिया था, इतने रिलेशनशिप में रहने के बाद भी। नयन ने जब उसे वहां छुआ जहाँ से वो सिर्फ उसी की हो जाती थी, रिया ने अपनी कमर हल्के से उठाई और बिना कुछ कहे नयन को अपने और करीब कर दिया।
उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें बंद थी और आवाज से हल्की हल्की आहें निकल रही थी। उसके बदन की हर कपकपी चिल्ला रही थी कि तोड़ दो हर बंदिश जो मेरे भीतर जिंदा है। और जब रिया की बेचैनी खत्म हुई, रिया के शरीर ने खुद को संभाला, खुद को धीरे से ढीला छोड़ा, तो नयन ने अपने चेहरे को वहां से हटाया। रिया ने खुद को मोड़कर नयन को अपनी बाहों में भर लिया, उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और फिर उसके सीने पर अपना सर रख दिया। सुनने लगी वो धड़कनें जो अब सिर्फ उसके लिए थी। उस अधिकार से उसने नयन के सीने पे अपना सर रखा, जो अधिकार हर महबूबा को अपने महबूब से मिलना चाहिए। धड़कनों का वो स्पर्श उसकी पलकों तक पहुंच गया। एक आंसू उसके गाल से बहा। वो आंसू किसी दुख का नहीं था, किसी के अपने हो जाने का सुकून था और बदन को एक अलग सुकून पाने की खुशी थी। उस रात सब थम गया था, आंधियां भी चुप थी, चांद भी ठहरा सा लगा था। नयन की बाहों में सिमटी रिया धीरे धीरे उसकी छाती पर उंगलियां फिराती रही और हर धड़कन पर अपना नाम दर्ज करती रही। फिर अपनी भीगी पलकें उठाकर नयन के कान के पास गई और सांसों की धीमी रफ्तार में जैसे कोई पुरानी दुआ पूरी हुई हो ऐसे फुसफुसाई, अब मैं तुम्हारी हूँ, हर सांस से, हर लर्जिश से। तुम्हारी बाहों में मैं जो टूटती हूँ ना, वही तो जुड़ती हूँ। नयन का बदन ये सुनते ही उसके करीब खिंच गया, जैसे उसके होठों से निकला हर शब्द नयन के सीने में घर बना रहा हो, अपना अधिकार जमा रहा हो। रिया की उंगलियां नयन के बालों में उलझ गई और होठ उसकी गर्दन के ठीक पास थरथराते हुए एक राज बुनने लगे। तुम्हारा नाम अब मेरी धड़कनों से पहले आएगा नयन, और तुम रूठी तो मेरी सांसें भी रूठ जाएंगी। नयन ने उसे देखा जी भर के और रिया शर्मा गई, बिना कपड़ों के, बिना शब्दों के, बस उसकी रूह को, उसकी सच्चाई को नयन देख रही थी। दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, उन दोनों की सांसें एक हो चुकी थी, एक दूसरे में घुली मिली थी। न सिर्फ शरीर बल्कि दिल, दिमाग और आत्मा भी एक दूसरे के हो चुके थे और दोनों नींद की आगोश में जा चुके थे। दोनों के दिन खुशी खुशी बीतने लगे थे। वक्त धीरे धीरे कट रहा था। दिन कॉलेज में कट जाता था और रातें हॉस्टल के रूम में एक दूसरे की बाहों में कभी सोते हुए तो कभी एक दूसरे का होते हुए कट जाती थी। वक्त बीत चुका था, इनके रिश्ते को 1 साल हो चुका था और एक दिन बाजार की गली में दोनों बैठे थे। शाम का वक्त था। नयन और रिया सड़क के किनारे समोसे और चाय ले रहे थे। पास में कुछ लड़के खड़े थे, गंदे कमेंट्स करते हुए एक लड़की को घेरने की कोशिश कर रहे थे। एक लड़का सीटी मारते हुए बोला, अरे मैडम, इतनी सुंदरता लेके अकेले चलना मना है। लड़की सहमी हुई चुपचाप पीछे हटती हुई। रिया नयन की तरफ देखती और कहती है, नयन देख जरा क्या हो रहा है उधर। नयन ने उधर देखा तो उसने कहा, कौन है, कोई लड़की है यार। उसने चाय को जमीन पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, अभी देखती हूँ ऐसे। और रिया ने कहा, मैं भी आती हूँ, बहुत टाइम बाद किसी पे हाथ साफ करने का मौका मिलेगा। नयन ने आगे आते हुए कहा, तेरे बाप का रोड है क्या बे। उन लड़कों को खींच कर पीछे किया और दो इनको से मारे। उन लड़कों ने नयन पे जब अटैक करना शुरू किया तो रिया भी बीच में आ गई थी। आखिर जोरो कराटे की चैंपियन थी,
दोनों ने लड़कों को बहुत बुरी तरह मारा और उन्हें हर लड़की से दूर करने की हिदायत दी। रिया दौड़कर उस लड़की के पास गई। लड़की डरी हुई और चुपचाप खड़ी थी। एक बेहद के खूबसूरत चेहरा। रिया कहती है कि अरे तुम अनन्या हो ना, जो हमारी क्लासमेट हो सेक्शन सी वाली। तभी नयन आके रोकती है, अनन्या तुम्हें क्यों परेशान कर रहे थे? तुम तो ना किसी से बात करते हो ना किसी से मिलती जुलती हो। फिर अनन्या कहती है पता नहीं क्यों लोग कॉलेज की लड़कियां मुझसे चिढ़ती रहती हैं। कई बार प्रिंसिपल से कंप्लेन की, लड़के छेड़ते रहते हैं लेकिन कोई एक्शन ही नहीं हुआ। रिया ने कहा तो अपने पेरेंट्स को बताया? अनन्या ने कहा पेरेंट्स नहीं है मेरे, कैसे बताते, अकेले ही सब झेल रही थी। मैंने कहा उस दिन कॉलेज में भी कुछ लड़कियों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, सुनने में आया था। हाँ, तो प्रिंसिपल कुछ नहीं कर रहे? नहीं। रिया ने कहा अरे चलो कोई नहीं, छोड़ो, अब से हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है? तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है ना कॉलेज में? तो अनन्या कहती है नहीं। तो कहते ठीक है, अब से हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, चलो फिर चाय लेते हैं। तीनों एक साथ, मेरी चाय अधूरी रह गई थी, तीनों आगे बढ़ते हैं। बातों बातों में अनन्या उन दोनों के साथ घुलती मिलती है। वक्त बीतने लगता है और धीरे धीरे उनके रूटीन का हिस्सा बनने लगती है। रिया और नयन उसके हर चीज में हेल्प करते हैं, उसे कभी भी अकेला फील नहीं होने देते। उनकी अच्छी खासी दोस्त बन गई थी। इधर श्रेया जब उसे अनन्या के साथ देखती नयन को तो उससे पूछती तेरी कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं हो गई ऐसे? मैं मुझे भूल गई तो? और या तुम भी उसी की दोस्त बन गई? तो नयन कहती पागल अकेली है वो, कोई नहीं है उसके साथ, बस इसलिए। और तू तो मेरी जान है, तो हमेशा मेरी जान रहेगी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अनन्या नयन और रिया के साथ अक्सर समय बिताती, लेकिन रिया को अब अनन्या का हर वक्त उनके साथ होना खलने लगा था। अनन्या एक मिनट भी उन दोनों को अकेले का टाइम नहीं देती थी। नयन और रिया एक साथ एक दिन बैठकर लंच कर रही थी, दोनों मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे। तो रिया ने कहा अगर तुम ऐसे ही हंसती रही ना नयन, मैं कॉलेज आना बंद कर दूंगी, डिस्ट्रैक्शन लेवल फुल है तुम्हारा। नयन ने हंसते हुए कहा पागल, तुम्हें तो मैं तुम्हारी नोटबुक में भी डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, है ना? तो रिया मुस्कुरा दी और बोली हाँ, तुम्हें तो यही लगता है। और ये कहते हुए नयन धीरे धीरे रिया के ऑटो की तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे से भागती हुई अनन्या की आवाज आई, गाइस गाइस सॉरी टू इंटरप्ट, पर नयन तुम्हें अर्जेंट प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए कोऑर्डिनेटर बुला रहे हैं। नैन ने कहा अभी सीरियसली? कहती हाँ अभी। कहती ठीक है रिया, तुमसे बाद में मिलती हूँ मैं। ये कहकर रिया वहां से चली जाती, मतलब नैन वहां से चली जाती है। रिया वहीं बैठी रहती है। रिया को अनन्या का आज का आना बहुत खल रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से नैन के साथ वो कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाई थी। नयन और अगले दिन कॉलेज के बाद नयन और रिया हॉस्टल को रूम में बैठ के लैपटॉप पर एक मूवी देख रही थी। नयन ने रिया के कंधे पर सर रखा हुआ था और धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन के साथ, उसके बालों के साथ खेल रही थी कि तभी दरवाजा जोर से खटकता है, नॉक नॉक। रिया कहती है यार इस समय कौन है? नयन कहती है देखती हूँ। जाके दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर अनन्या खड़ी थी रोते हुए। नयन उसे देख के कहती है क्या हुआ, इतना क्यों परेशान हो, रो क्यों रही हो? उसने कहा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मेरे रूम की लड़कियां मुझे बहुत परेशान कर रही है। रिया उसे देखती है और अनमने मन से
कहती है हाँ आ जाओ। वो आ जाती है, नयन अनन्या को पानी देती है, बात करती है और रिया चुपचाप बस देखती रहती है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। 4 से 5 महीने गुजर चुके थे और इस बीच नयन और रिया के बीच एक अजीब सी दूरी आ गई थी अनन्या की वजह से। इधर नयन अनन्या को धीरे धीरे समझने लगी थी, उसे हर जगह सपोर्ट करने लगी थी, उसे अपना सेफ स्पेस मानने लगी थी। एक शाम जब नयन और अनन्या लाइब्रेरी में होते हैं, दोनों पढ़ रहे होते हैं, तो अनन्या धीरे से नयन का हाथ पकड़ लेती है। नयन थोड़ा चौंकते हुए कहती है अनन्या सब ठीक है ना? अनन्या जल्दी से हाथ छोड़ती है और कहती है सॉरी, गलती से हो गया। रिया ये सब दूर से देख रही होती है। उसके दिल में एक अजीब सी चुभन होती है। वो मन ही मन कहती है ये लड़की हर जगह हो जाती है। 4-5 महीने से इस लड़की ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। इस 4-5 महीने में मुश्किल से 5-6 बार मैं और नयन एक दूसरे के करीब गए होंगे। हर रात भी किसी ना किसी बहाने से रूम में चली आती है और नयन को लेके चली जाती है। क्या करूं मैं इस लड़की का? मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मैं नयन से दूर होती जा रही हूँ। वक्त ऐसे ही 1-2 दिन और बीते और एक रात हल्की सी बारिश की फुहार हो रही थी। नयन और रिया एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे अपने रूम में। रिया नयन के बालों से खेल रही थी। दोनों के बीच हल्की सी हंसी मजाक हो रहा था। एक पल रिया नयन के होठों के पास झुकती है और हल्की सी प्यार भरी किस करने जा रही होती है कि तभी दरवाजे पर फिर से नॉक होती है। रिया इस बार इरिटेट हो जाती है। नयन उठती है, कहती है कौन है? रिया धीरे से कौन होगी? अनन्या होगी। अनन्या दरवाजा खोलता है तो सामने सच में अनन्या होती है, भीगी हुई, हाथ में एक बुक लेकर, और बड़ी मासूमियत से कहती है सॉरी नयन, मुझे लगा तुम्हारे नोट्स ले जाऊं, कल असाइनमेंट है ना। रिया की आंखों में अनन्या को देखकर एक जलन हो गई थी, उसे घूरती है। नयन हंसकर कहती है हाँ हाँ आजा अनन्या, बैठ जा, यही बना ली। रिया ये सुन के और भड़क जाती है, लेकिन जैसे ही अनन्या अंदर आती है तो बस एक फोर्स स्माइल देती है। बारिश की हल्की हलचल के बीच रूम में सिर्फ लैंप की नर्म रोशनी होती है। नयन और रिया बेड पर एक दूसरे के करीब बैठे होते हैं और अनन्या जा चुकी होती है। रिया नयन के कंधे पर अपना सर रख के हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी उंगलियों से खेल रही होती है। रिया धीरे से कहती है पता है कभी कभी लगता है कि मैं तुमसे दूर हो गई तो मैं मर जाऊंगी। नयन उसकी तरफ पलट के देखती है तो नयन के बाल उसके माथे पर आके गिरते हैं। वो रिया उन्हें हटाकर कहती है कि ये तुम्हारे बाल जब तुम्हारे माथे पे गिरते हैं ना, तुम बहुत क्यूट लगती हो। और फिर उन्हें हटा के वो उसके माथे पे हल्की सी किस देने जा रही होती है कि तभी नॉक नॉक दरवाजा जोर से बजता है। इस बार तो नयन को भी गुस्सा आता है। वो कहती है कौन है यार इतनी रात को? जाके दरवाजा खोलती है, देखती है कि फिर अनन्या होती है। नयन कहती है अभी तो गई थी तुम। तो अनन्या कहती है सॉरी नयन, वो मुझे कुछ चीजें प्रोजेक्ट में समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। तो नयन कहती है अच्छा ठीक है आजा, कोई बात नहीं। रिया अपनी जगह से हिले बिना बस सीलिंग घूरती है। उसकी आंखों में छुपी जलन और चुभन साफ दिखाई देती है। एक रात और रिया और नयन एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए होते हैं। रिया नयन की गर्दन के पास अपने होठ ले जा रही होती है। पल भर के लिए दोनों की सांसें तेज हो जाती है। नयन आंखें बंद करती है और रिया को महसूस करती है। रिया भी उसके बिल्कुल करीब होती है कि तभी बाहर से बहुत तेज किसी के चिल्लाने की आवाज होती है। नयन और रिया अचानक से एक दूसरे से अलग होते हैं।
एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कुछ हुआ है क्या। रिया कहती है चलो देखते हैं चल के। दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं और दोनों दौड़ के बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर जाके देखते हैं तो अनन्या डर के मारे अपने ऊपर चादर लपेटे खड़ी होती है और जोर से चीख रही होती है। कॉलेज के बाकी लड़की लड़कियां भी इकट्ठे हो जाते हैं। नयन दौड़ के अनन्या के पास आती है और कहती है क्या हो गया। तो कहती है यार ये कॉकरोच मेरे ऊपर चढ़ गया था। नयन हंसने लगती है और कहती है इट्स ओके अनन्या, कॉकरोच है वो, इतनी तेज चिल्ला रही हो। पूरा कॉलेज इकट्ठा हो गया है, पूरा हॉस्टल इकट्ठा हो गया है। और कॉकरोच फिर से उसके आसपास मंडराता है तो अनन्या एकदम से नयन से लिपट जाती है। ये देख रिया को बहुत गुस्सा आता है। वो बस अपनी मुट्ठी कस के अंदर ही अंदर छिलती चली जा रही होती है। और नयन कहती है चल तुझे तेरे रूम तक छोड़ के आऊं, बेवजह इतना डर रही है कॉकरोच से पागल लड़की। खैर ये कह के नयन अनन्या को उसके रूम तक छोड़ने जाती है। इधर रिया अपने रूम में आके कंबल ओढ़ के चुपचाप लेट जाती है। आंखों से आंसू छलक रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद नयन वापस आती है, देखती है कि रिया सो चुकी होती है तो नयन भी फिर रिया को कुछ नहीं कहती। एक और शाम जब रूम में सिर्फ और सिर्फ फेरी लाइट्स जला रखी थी क्योंकि हॉस्टल की लाइट गुम हो गई थी, तो नयन ने अपने पास रखी हुई कुछ फेरी लाइट्स कमरे में जला दी थी। सिर्फ उन्हीं की हल्की चमक थी। रिया और नयन एक दूसरे के बहुत करीब थे, इतने करीब कि दुनिया में सिर्फ उनकी धड़कनें सुनी जा सकती थी। रिया नयन के गाल पर किस करते हुए कहती है हाय मुझे तुम इतनी प्यारी लगती हो जैसे मुझे मेरी सांसें। नयन कहती है यार बहुत दिन हो गए तुम्हारे पास नहीं आ पा रही हो। रिया कहती है आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। हाँ ये कह के वो उसके करीब जाती है, उसके शर्ट के पहले बटन को खोलती है, उसके नेक पे किस करते हुए धीरे धीरे उसके सीने की तरफ बढ़ती है कि तभी अनन्या जोर से दरवाजा पीटने लगती है। इस बार रिया नयन की तरफ देखती है, नयन उठ के जाने लगती है तो रिया उसका कॉलर पकड़ के उसे अपने पास खींच लेती है और कहती है ऐसे नहीं, अनन्या ही होगी यार, जाने दो। नयन कहती है पागल हो तो क्या। बाहर से अनन्या कहती है नयन रिया दीदी प्लीज गेट खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, लाइट नहीं आ रही है और मेरे रूममेट्स मुझे परेशान कर रहे हैं। अनन्या के रोने की आवाज सुन नयन कहती है रिया छोड़ो मुझे, वो रो रही है। रिया कहती है बच्ची नहीं है, संभाल लेगी खुद को नयन, इस समय मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज बात को समझो। कहती है तुम पागल हो गई हो क्या, क्या बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठी हुई हो, छोड़ो वो रो रही है। अनन्या की आवाज इधर रोते हुए तेज हो जाती है। वो अपने हाथों को मतलब रिया के हाथों को अपने कॉलर से हटाती है और उठ के दरवाजा खोलती है और अनन्या सीधे आके नयन से चिपक जाती है। रिया उठती है और अनन्या को उससे दूर करती है और कहती है इतना क्या डरती हो यार अनन्या तुम, है छोटी बच्ची हो क्या जो इतना डर लगता है तुम्हें, थोड़ा खुद पर काबू किया करो, अंधेरा है, भूत नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा। अनन्या के रोने की आवाज और बढ़ जाती है। नयन कहती है रिया यार वो वैसे ही डरी हुई है और तुम और ज्यादा उसे परेशान कर रहे हो, आओ इधर बैठो अनन्या, तुम आज यही सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रिया एक लुक देती है नयन को, लेकिन नयन उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती। रिया अपने बिस्तर पर आ जाती है और कहती है यार मन ही मन हर बार ये कि इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं नयन के करीब जाने वाली हूँ, हर बार ये उसी टाइम पे क्यों आ गए हमेशा बीच में।
कुछ ज़्यादा ही अवेयर है। खैर, इधर रिया का प्यार गहराता जा रहा था, लेकिन अनन्या का हर पल बीच में आ जाना उसके प्यार को तोड़ रहा था। हर वो मोमेंट जब रिया अपना प्यार नयन के साथ जीना चाहती है, किसी न किसी बहाने से अनन्या उससे छीन लेती है। नयन को ये सारी चीजें नहीं समझ आ रही होती है। उसके लिए अनन्या एक दोस्त थी, एक ऐसी दोस्त जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, जिसे सब बुली करते थे, तो वो बस उसे सपोर्ट कर रही थी। एक बार तो जब रिया फाइनली नयन के लिप्स को छूने ही वाली थी, तभी अनन्या चिल्लाते हुए दौड़ती हुई नयन के रूम की तरफ आ गई थी। दोनों तुरंत दूर हो गए थे। बाद में अनन्या ने माफी मांगी कि आई एम सॉरी, वो एक्चुअली डोर खुला हुआ था और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है, तो मैं दौड़ती हुई इधर ही आ गई। आई एम रियली सॉरी। रिया वहां से उठ के बाहर आ गई थी और नयन अनन्या से कहती है, अनन्या क्या हो गया तुमको? हा? पहले कैसे रहती थी जब हम फ्रेंड्स नहीं थे? अनन्या कहती है कि पहले भी मैं ऐसे ही परेशान होती थी, तब बस आप मुझ पे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि मुझ पे ध्यान देने का जैसा कोई रिश्ता भी नहीं था ना। इंसानियत तो आजकल लोगों में बची ही नहीं है। ये सुन के नयन थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है, कोई बात नहीं यार, इतना मत सोचा करो, ठीक है। अगले दिन रिया नयन से और अनन्या से थोड़ी दूरी बना कर रखती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसे पता होता है कि नयन के इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, वो उसे दोस्त मान रही है, पर अनन्या ने कुछ ज़्यादा ही हद क्रॉस कर रखी थी। नयन और अनन्या एक टेबल पर बैठे होते हैं। अनन्या नयन के लिए कॉफ़ी लेके आती है। रिया दूर से ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में जलन और बेचैनी आ जाती है। रिया दिल में कहती है कि यार ये लड़की कुछ ज़्यादा ही करीब आ रही है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हॉस्टल के हॉल में सब लड़कियां इकट्ठी थी। 2-3 दिन के बाद की बात है। सारी लड़कियां शाम के टाइम इकट्ठी थी और बीच में अनन्या बैठी थी। चेहरा हल्का सा सूजा हुआ, होठों पर छोटे छोटे चोटों के निशान। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में आंसू का दरिया था। इधर नयन हॉस्टल में घुसी थी। उसने रिया से कहा कि रिया तुम्हें टाइम लगेगा? रिया ने कहा हाँ, मुझे उधर आगे दुकान तक जाना है, मैं काम निपटा के आ रही हूँ, तब तक तुम चलो। नयन हॉस्टल में भीड़ देखती है तो उस तरफ पहुंच जाती है। वार्डन स्ट्रिक्ट टोन में रूम नंबर 208 की लड़कियों को डांट रही होती है कि क्या बदतमीजी है ये, तुम लोग रैगिंग करते हो उसकी, मारपीट तक आ गई है बात, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों को पता नहीं है कि रैगिंग जो है कानूनी अपराध है? इधर अनन्या रुकी हुई आवाज में आंखों से आंसू गिराते हुए कहती है, मुझे सिर्फ पढ़ना था, मैं चुप रहती हूँ इसलिए सब पीट देते हैं, मेरी रैगिंग करते हैं। मैम मुझे इन लोगों से बहुत डर लगता है, प्लीज मेरा रूम चेंज कर दीजिए, ये तो आए दिन की कहानी हो गई है। वार्डन कहती है आइंदा ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अनन्या कहती है नहीं मैम, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, देखो मेरे को मार मार के कैसा कर दिया इन लोगों ने। सारे कमरे फुल है बेटा, हर रूम में ऑलरेडी 3 गर्ल्स है। तभी असिस्टेंट वार्डन लिस्ट चेक करती है और कहती है सिर्फ एक कमरा है जिसमें 2 लड़कियां हैं, रूम नंबर 214, नयन और रिया का। वार्डन थोड़ा सोचती है और फिर कहती है कि ठीक है अनन्या, तुम रूम नंबर 214 में शिफ्ट हो जाओ। अनन्या कहती है नहीं मैम, मैं कैसे जा सकती हूँ, सारे हॉस्टल को पता है कि वो दोनों कपल है और फिर मेरे दोनों से दोस्त भी है, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ खराब हो। तभी नयन आगे बढ़ती है और कहती है अनन्या से, शट अप अनन्या, तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम अकेले नहीं हो, इस तरह इन लड़कियों के बीच में रहने से अच्छा है कि तुम मेरे रूम में रहोगी, किसी और की जरूरत नहीं है, समझी तुम?
चलो। नहीं नहीं नयन, मैं इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकती, और तुम दोनों के बीच में नहीं नहीं। नयन कहती है बकवास बंद करो, रिया को कुछ बुरा नहीं लगेगा। लेकिन रिया दी को पता नहीं है, मैं रिया से बात कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो उसकी। वो अनन्या का सामान उठा के अपने रूम में ले आती है। रिया रूम में नहीं होती है, वो तो बाहर ही होती है, तो नयन उसके लिए ब्लैंकेट वगैरह एक फोल्डिंग डाल के बिछा रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद रिया हॉस्टल के अंदर आती है। रूम का डोर खुला देखती है तो अंदर जाकर देखती है कि अनन्या नयन के बेड पे बैठी थी। नयन उसका बिस्तर सेट कर रही थी। रिया धीरे से कहती है क्या चल रहा है। नयन बहुत कैजुअली जवाब देती है इसकी उसके रूम में रैगिंग हुई थी, लड़कियों ने काफी पीटा है, चोट लगी है, आए दिन यही होता है। हॉस्टल में सिर्फ यही रूम खाली था, वार्डन ने यही रूम सजेस्ट किया तो मैंने भी बुला लिया। रिया की आंखों में गुस्सा उतर आता है और नयन की तरफ देख के कहती है तुमने पूछना भी जरूरी नहीं समझा मुझसे। नयन उसे कोई जवाब नहीं देती तो रिया आगे बढ़ती है, नयन का कॉलर पकड़ती है और उसे खींच के रूम के बाहर लेके जाती है और कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, हर जगह अनन्या बीच में आ रही है, अब तुम उसे यहाँ भी ले आई हो हमारे रूम में। हमारी जिंदगी भर प्यार में थर्ड व्हील चाहिए क्या। नैन कहती है तुम पागल हो गई हो क्या, मैंने सिर्फ मदद की है रिया। उसकी आंखों में डर था, वो डर रही थी। अच्छा तुम्हें उसकी आंखों का डर दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों का दर्द नहीं, तुम्हें दिखता नहीं है कि वो हम दोनों के बीच में आ रही है, कोई अंधा भी देख के बता देगा। नयन गुस्से से रिया का हाथ झटकते हुए कहती है कि रिया तुम ओवर पॉसेसिव हो रही हो और कुछ नहीं, हर किसी को शक की नजर से देखना बंद करो। अनन्या अकेली है और उसे सपोर्ट की जरूरत है। रिया की आंखों में आंसू आ जाता है, वो कहती है मैं ओवर पॉसेसिव हो रही हूँ या तुम अंधी हो गई हो, मेरा प्यार तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अब सिर्फ तुम्हें अनन्या का डर दिखाई दे रहा है। नयन कहती है मुझे बात नहीं करनी तुमसे, तुम पहले शांत हो जाओ फिर बात करेंगे। नयन गुस्से में वापस कमरे में चली जाती है। रिया वहीं कॉरिडोर में अकेली खड़ी रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर अनन्या नयन से कहती है आई एम सॉरी नयन, मेरी वजह से तुम्हारे और रिया दी में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। नयन कहती है कोई नहीं, रिया दिल की बहुत अच्छी है, अभी थोड़ी परेशान है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैंने उससे पूछा भी नहीं था ना तो इसलिए परेशान हो गई, तुम टेंशन मत लो रिया की, सब ठीक हो जाएगा, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ये कह के वो अनन्या के बालों में प्यार से हाथ फेरती है, कहती है ये लो अब तुम्हारा बिस्तर सेट, तुम आज से यहीं रहोगी, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।